राधे राधे दोस्तों। यूएस ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दोनों देश अपने अपने नैरेटिव्स सेट करते जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। अब देखिए ना, कल क्या खबर थी? कल यह खबर थी कि ईरान ने यूएस यूके का एक मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में, डिएगो ग्रेसिया, वहां पर हमला कर दिया। और जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया अचंभे में पड़ गई। इसलिए अचंभे में पड़ गई क्योंकि ये जो डिएगो ग्रेसिया और ईरान के बीच की जो दूरी है वो लगभग 4000 किलोमीटर से भी ऊपर की दूरी है। और अब तक दुनिया को यही पता था कि ईरान के पास जो मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइलें हैं वो 2000 से मैक्सिमम 2500 किलोमीटर रेंज, उससे ऊपर तो है ही नहीं ईरान के पास। ये ऑफिशियल डेटा दुनिया के पास मौजूद। लेकिन जैसे ही कल ये खबर आई, भाई साहब पूरी दुनिया हिल गई और यूएस और इजराइल यह बोलने लगे कि भाई देखा, हम पहले ही बोल रहे थे कि ईरान झूठ बोल रहा है, इनके पास लंबी दूरी वाली मिसाइलें हैं और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि यूएस इजराइल ईरान को क्या बोलते हैं? टेररिस्ट बोल रहे हैं। आज की तारीख में तो खूब टेररिस्ट बोले जा रहे हैं। ठीक है, ये खबर आई। आज अब खबर क्या आ रही है? आज खबर यह आ रही है कि भाई ईरान ने मना कर दिया। ईरान की तरफ से यह बयान आ रहा है कि ये यूएस और इजराइल झूठ बोल रहे हैं कि हमने इतनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इन पर दागी है, इनके डिएगो ग्रेसिया पे अटैक किया है। हमने बिल्कुल नहीं किया है और हम करेंगे भी कैसे? हमारे पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ईरान यह बोल रहा है कि ये दोनों पूरी दुनिया में एक गलत नैरेटिव फैलाना चाह रहे हैं हमारे खिलाफ, ताकि ये हमारे खिलाफ लगातार हमला करते रहे। कौन सही है भाई? कौन सही है, कौन गलत है, यह समझ से पर है। यह मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, मेरा जो शक है और आपका भी शक हो सकता है कि इजराइल और यूएस की तरफ ज्यादा जाएगा कि ये लोग तगड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये लोग जानबूझकर कहीं ना कहीं ईरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कल जो खबर आई उसका ये एक मोटा मोटी डायग्राम है, जहां पर हमें पता चला कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये रहा डिएगो ग्रेसिया, जो कि मॉरिशस एक देश आप सबको पता है, उसी मॉरिशस देश का ये आइलैंड है। और ये आइलैंड 99 साल के समझ लीजिए लीज पर दे दिया है मॉरिशस ने यूएस यूको के, कि ठीक है तुम लोग यहां पर अपना मिलिट्री बेस रखो। ठीक है, पिछले साल ही एग्रीमेंट साइन हुआ। बहरहाल, अब ये जो डिएगो ग्रेसिया पर हमला हुआ, यहां पर जबरदस्त और ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मिसाइलें जो दागी गई ईरान द्वारा, दोनों मिसाइल में से एक भी मिसाइल इस आइलैंड पे गिरी ही नहीं। जी हां, यह भी खबर आ गई। खबर है कि एक मिसाइल तो अपने आप बीच में ही कहीं खत्म हो गई। दूसरी मिसाइल को यूएस का वॉरशिप पे लगा जो इंटरसेप्टर है SM-3, वो इंटरसेप्ट कर लिया। इस कारण से वो भी नहीं पहुंच पाई। तो इस कारण से एक शक हो रहा है कि भाई एक आध तो मिसाइल हिट करना चाहिए था, एक भी नहीं हिट किया, ऐसा कैसे? तो शक किस पे जा रहा है? यूएस पे जा रहा है, इजराइल पे जा रहा है कि हो सकता है ये लोग एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो पूरी दुनिया में। ये जो कल ये पूरा वीडियो चला, ये जो पूरा टॉपिक है, इस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है, जहां पर मैंने बताया है कि डिएगो ग्रेसिया आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, यूके के लिए, और भारत का क्या रोल है इस आइलैंड को लेकर, भारत क्या सोचता है। बिल्कुल विस्तार से बड़ा अच्छा वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल ने सेट किया, और उसके पीछे का जो एक मकसद समझ में आ रहा है वो यह आ रहा है कि भाई ये पूरी दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हम जो हमला कर रहे हैं ना ईरान पे, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये ईरान वाकई में पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। अब देखिए ना, हम पे 4000 किलोमीटर रेंज दूरी वाला मिसाइल मार दिया, तो 4000 जब इसके पास मिसाइल तो हो सकता है इससे लंबी दूरी की मिसाइल है, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए खतरा है। इस कारण से हम ईरान पे लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक नैरेटिव सेट करना हो गया कि भाई हां, सही कर रहा है यूएस और इजराइल। और जब ऐसे खबरें छपती है ना, तो लोगों का और ज्यादा विश्वास हो जाता है। जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कैसे छापा कल की हेडिंग को, ईरान ब्रिंग्स यूरोप इनटू रेंज विद मिसाइल्स फायर्ड एट डिएगो ग्रेसिया। अब ये जो नैरेटिव सेट किया गया, जिस तरीके से हेडिंग लिखी गई, यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई साहब ईरान तो यूरोप के लिए भी खतरा है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं कि भाई यूरोपियन कंट्रीज इसके जद में आ रहा है। समझ रहे हैं आप किस तरीके से खबर को दिखाया जाता है? अब जब ऐसी खबर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, यूरोप के देश पढ़ेंगे, वहां के लोग पढ़ेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? भाई यूएस और इजराइल तो एकदम सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत खतरा है। अरे भैया, यूएस के पास तो 12000 किलोमीटर 10000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइलें हैं, वैसी कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के पास है, तो वो क्यों नहीं खतरा है भाई?
यूएस तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा वॉर छिड़ता है, वो तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको कोई क्यों नहीं बोलता है? आप समझ रहे हैं? मतलब ये बात को समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि मैं ईरान के पक्ष में हूं, खामनेई के पक्ष में, बिल्कुल नहीं भाई। मैं नैरेटिव दिखा रहा हूं कि कैसे नैरेटिव चलाया जाता है। तो यहां पर जो यूएस इजराइल नैरेटिव चला रहे हैं और जिस तरीके से न्यूज के माध्यम से इसको परोसा जा रहा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे इस खबर पे। यूरोप के लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई ये तो हम बहुत बड़ा खतरा है, हमारी गवर्नमेंट को तो मिलना चाहिए भाई, यूएस इजराइल का साथ देना चाहिए यहां पर। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक तरीका यूएस इजराइल का कि हम दोनों तो अभी अकेले पड़े हुए हैं, तुम सब भी आओ, यूरोपियन कंट्री जो तुम लोग मना कर रहे हो, तुम लोग भी आओ, साथ में हमारे युद्ध में कूदो। और ये जो वॉर एक लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, ईरान तो पीछे हट नहीं रहा, वो वॉर कम से कम जल्दी खत्म हो सके। ये जो हॉर्मुज पे फन मार के बैठा ईरान, वहां से ऑयल वेसल्स को आने जाने नहीं दे रहा है, उस रास्ते को क्लियर कराया जा सके। तो अच्छी तरीके से क्लियर कब होगा? जब ये और सारे देश यूएस इजराइल के साथ मिलकर इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक मकसद हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि ईरान पूरी तरीके से झूठ होगा, हो सकता है ईरान भी झूठ बोल रहा है, कौन सी बड़ी बात है? वो हमला किया, उनके दोनों मिसाइल इंटरसेप्ट होगा, दोनों जगह पे नहीं पहुंची, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है, कौन सही है कौन नहीं गलत है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, मतलब ये लोग ज्यादा झूठे नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हो कुछ भी सकता है यार, देखो हो कुछ भी सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यूरोपियन देशों को खींचने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ कल देखिए इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने पूरा अपना एक ट्वीट किया, जहां पर इन्होंने वही बात लिख दी कि भाई 4000 किलोमीटर की रेंज, आप समझ रहे हो, पूरा मैप बनाकर पूरा दिखाया कि देखो इसके जद में कौन कौन आ रहा है। भाई साहब ये सारे देश, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब, पोलैंड, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, यूके का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, इटली आ गया, ये सारे देश आ रहे हो। जो तुम लोग मना कर रहे हो, मना मत करो हमें, समझ रहे हैं आप? ये दिखाया पूरा, ये देखिए। तो इस मानचित्र के जरिए, इस मैप के जरिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने यूरोपियन कंट्रीज को यह बताना चाहा कि भाई जो तुम भाग रहे हो इस युद्ध से, जो तुम बोल रहे हो कि साथ मत दो हमारा, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं इस युद्ध में, तुम भी जद में आ गए हो, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आ जाओ, पूरी दुनिया पे ये ईरान खतरा है। तो हम जो अटैक कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? एक ये नैरेटिव सेट करना, बाकी पिक्चर भी बना दिया, दिखा भी दिया कि तुम लोग भी रेंज में हो, तो ये तुम लोग पीछे भाग रहे हो, तुम लोग को कभी बर्बाद कर सकता है ईरान, समझ रहे हैं आप? तो ये यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अपना एक ट्वीट किया। अब देखिए ये जो अटैक हुआ सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन इससे पहले एक खबर आ गई थी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कुल मिलाकर 6-7 देश जो हैं उन लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया है। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन सारे देशों ने अब यह बोला कि भाई ये लोग यूएस का, इजराइल का साथ देंगे इस युद्ध में, ताकि जो हॉर्मुज है उसको खुलवाया जा सके और वहां से ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, उसका पूरा मतलब कि उसकी आवाजाही पूरी दुनिया में हो सके, क्योंकि ईरान आने जाने शिप्स को नहीं दे रहा है। और इसकी वजह से यूरोपियन देशों में, जापान में संकट बहुत बढ़ गई है भाई साहब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस गल्फ रीजन में एनर्जी सोर्सेज के मामले में। इस पर भी मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया, तो डिस्कस नहीं करेंगे, 15-15, 16-16, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, तो आप लोग वहां पर वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो इन लोगों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किया उसमें जो इन्होंने मेन बात कही, इस पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो इन्होंने यह बोला कि भाई साहब हम साथ में हैं और हम एप्रोप्रिएट एफर्ट लगाएंगे अपना पूरा, ताकि हॉर्मुज को खुलवा सके। इन्होंने वॉर छिड़ने की बात नहीं की कि हम युद्ध में कूद जाएंगे, इन्होंने क्या बोला, एप्रोप्रिएट एफर्ट लगाएंगे। और यूएस इजराइल क्या चाह रहा है, तुम वॉर में कूदो। कैसे कूदोगे, जब तुम्हारे अंदर डर पैदा किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? डर कैसे पैदा होगा, दिखा दो भाई साहब की 4000 किलोमीटर की रेंज मिसाइल हम पे चला दी, हमने उसको पहले ही शूट कर दिया, इस कारण से नहीं पहुंच पाया, लेकिन इनके पास ऐसी मिसाइलें हैं। जब ये खबर चली तो भाई साहब ये जो अब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन किए हैं कि हम एप्रोप्रिएट एफर्ट करेंगे, फिर ये शब्द चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। ये क्या हो जाएगा भाई, हम युद्ध छेड़ देंगे, समझ रहे हैं ना, ये शब्द खत्म हो जाएगा और सीधे क्या हो जाएगा, ये सब युद्ध में कूद जाएंगे। तो इस कारण से भी इनको बुलाने के लिए भी ये एक टैक्टिक हो सकता है, ये एक तकनीक हो सकती है यूएस और इजराइल की। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये मुझे ऐसा लग रहा है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं कि होने को कुछ भी हो सकता है। अगली बात, इस युद्ध के मतलब 19 मार्च का ये आर्टिकल है, ठीक है। यहां पर ये है कौन है, तुलसी गबार्ड, एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर है, आप सबको पता है, ठीक है, यूएस के अंदर। तुलसी गबार्ड का क्या कहना है, तुलसी गबार्ड ने यह बोला कि 2025 में जो यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की थी, उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था भाई साहब, उसके बाद से ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम
रीबिल्ड नहीं कर पाया है। इन्होंने क्लियर बोला कि भाई वो रीबिल्ड कर ही नहीं पाया, उसके बाद से बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गया था, ईरान रीबिल्ड नहीं कर पाया। कौन बोल रहा है? यूएस की इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी अधिकारी बोल रही हैं, तुलसी गबार्ड बोल रही हैं। इन्होंने खुद ये बात बोली, तो इनकी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ट्रंप की बात से, इजराइल की बात से। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब उनके पास तो एनरिच्ड यूरेनियम है और वो लोग कभी भी बना सकते हैं। शुरुआत में तो ये भी नैरेटिव चलाया गया था ना, ये नैरेटिव चलाया गया, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया कि भाई साहब अभी भी उनके पास वो सारी चीजें और वो बना रहे हैं न्यूक्लियर, तो इस कारण से हमला तो करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से ये लोग 28 फरवरी को हमला किए थे। 19 मार्च का ये आर्टिकल है तुलसी गबार्ड का कि भाई वो तो रिबिल्ड ही नहीं कर पाएंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उन्हीं की अधिकारी ट्रंप के ही स्टेटमेंट को काट रही हैं, बोल कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि भाई वो गलत बात है। समझ रहे हैं आप? तो यूएस का अधिकारी कुछ और बोल रहा है और यूएस का प्रेसिडेंट और इजराइल का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जॉ केंट, ये भी एक बहुत बड़े अधिकारी थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। उनके एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे वहां पर। इन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों? इस वॉर की वजह से। क्यों? क्योंकि इनका यह कहना है कि भाई साहब यहां पर जो ईरान है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए कोई थ्रेट है ही नहीं। नजदीक में देखा जाए तो कोई थ्रेट नहीं है अभी ईरान। लेकिन ये जो यूएस ने हमला किया है ईरान पे, ये केवल इजराइल का नैरेटिव सेट किया हुआ है। इजराइल के लोग डोनाल्ड ट्रंप के लॉबी में बैठे हुए हैं, वो लोग इनका पूरा कान भरे हैं, जिसकी वजह से यूएस इस हमले में शामिल हो गया है। इसकी वजह से मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर रिजाइन देता हूं नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पोस्ट से। तो पहले क्या थे? ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन इन्होंने रिजाइन क्यों दे दिया? इन्होंने रिजाइन इसलिए दे दिया, देखिए फॉर्मल लगा दिया इन्होंने। रिजाइन क्यों दे दिया? रिजाइन इसलिए दे दिया क्योंकि ये अब ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं थे। इन्होंने, देखिए यहां पे पढ़िएगा, इन्होंने साफ साफ बोला है जो आपका पहला टर्म था ना वो बढ़िया था। आप मिलिट्री को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे, आप युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे कि युद्ध के बारे में युद्ध करना है। लेकिन आपका दूसरा टर्म बड़ा बेकार हो गया है। आप यहां पर युद्ध के बारे में अब सोचने लगे, और उसके पीछे का कारण कौन है? इजराइल कारण है। इजराइल के लोग जो आपके नजदीक बैठे हुए हैं, ये लोग आपके कान भरे, आपको इस तरीके से कन्विंस किया कि भाई साहब ईरान हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है यूएस के लिए, और आप उनकी बातों में बहक गए और आपने अटैक कर दिया। तो इनके बड़े बड़े अधिकारी जो कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, सबका क्या कहना है कि कोई खतरा नहीं है ईरान यूएस के लिए। लेकिन भाई साहब यूएस ने तब भी हमला किया। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग गलत तो है, लेकिन अब ये लोग अपनी नैरेटिव को सही प्रूफ करने के लिए एक के बाद एक नई कहानियां बना रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में जो हमला किया था, क्यों हमला किया था? कि भाई हम इनके रिजीम को चेंज कर रहे हैं, हम खामनेई को मारना चाहते हैं। खामनेई को मारे, उसके बाद भी ये लोग हमला नहीं रोके। क्या किया उसके बाद? अन्य सारे लीडर्स को मारते गए, सारे टॉप लीडरशिप खत्म कर दिए लगभग ये लोग, और जो बचे उनको खत्म करते जा रहे हैं, बोल भी रहे लोग खत्म कर देंगे। अब भी इनका हमला नहीं रुक रहा है। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई सत्ता परिवर्तन, पहले भी था सत्ता परिवर्तन, कि भाई किसी तरीके से हम खामनेई को मारेंगे, लोगों का गुस्सा भड़केगा एक बार फिर से ईरान में, और लोग खुद ही विद्रोह कर देंगे। इनकी पूरी प्लानिंग यह थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां के लोग विद्रोह नहीं किए, तो वो प्लानिंग का फेल हो गया। साथ साथ इनका यह भी कहना था उस समय कि भाई इसके पास तो न्यूक्लियर थ्रेट है अभी भी हमारे लिए, ये अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है। अब वो सारा नैरेटिव जब पूरी तरीके से फेल हो गया, जो यूरोपियन कंट्रीज जिनको इन्होंने बुलाया कि भाई आओ तुम इस युद्ध में मेरा साथ दो, ये जो एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है, ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे इसने फन मारकर बैठा है, इसको यहां से हटाओ ताकि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सके। यूरोपियन कंट्रीज अलग हुए, इनका साथ नहीं दे रहे थे। तो लास्टली अब एक ये नैरेटिव लाया गया कि भाई साहब इनके पास 4000 किलोमीटर के रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल आ गया है, और यह पूरी दुनिया का खतरा है, यूरोप के लिए खतरा, हर किसी के लिए खतरा है। समझ रहे हैं? तो एक एक करके नैरेटिव जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ, ताकि ये जो युद्ध है ये जारी रखा जा सके और ईरान को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया जा सके। ईरान मतलब इस सरकार को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, और अपने मतलब की, देखो मेन पर्पस मुझे ये लग रहा है, इनका मकसद ये है कि ईरान में किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो। शुरुआत में तो इन्होंने सोचा था कि भाई साहब जनता विद्रोह कर देगी खामनेई के मरने के बाद तो बड़ी आसान हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा इनका खामनेई का पूरा जो टॉप लीडरशिप है जो कि उनके लॉयल थे, अब उन सबको ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग ग्राउंड फोर्सेज उतारेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट यही होगा, पूरा खत्म करेंगे, वहां पे हटाएंगे उन सबको और अपने मतलब की सरकार बना देंगे। और अपने मतलब की सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे, ये लोग दोहन करेंगे भाई साहब ईरान का, जिस तरीके से इराक का कर रहे हैं, जिस तरीके से वेनेजुएला कर रहे हैं, वहां के तेलों का ये लोग इस्तेमाल करेंगे, खुद बेचेंगे और पैसा मोटा कमाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग?
तो ये कहीं ना कहीं एक मोटी प्लानिंग है यूएस की। और इजराइल तो यहां पर अपना गेम खेल रहा है। इजराइल तो देखिए, इजराइल ही मेन यहां पर प्लेयर है। उस पर मैंने एक बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया जहां पर आप देखेंगे, आपको समझ में आए कि इजराइल आखिर कैसे यहां पर सबसे ऊपर बैठ के ये सारा गेम चल रहा है, यूएस को अपने इशारे पे नचा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो ईरान जो कि उसका बहुत परम शत्रु है, उसको पूरी तरीके से इस बार खत्म करेगा, पूरी प्लानिंग में है वो। और इस कारण से आप देखेंगे कि यूएस तो बोल भी रहा है कि भाई रुक जाओ, लेकिन इजराइल थमने का नाम तो ले ही नहीं रहा, बम पे बम बरसाए जा रहा है, उनकी सारी लीडरशिप को खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ईरान वाले हमास को फंडिंग करते थे। हमास ने क्या किया था 2023 में, जो हमला हुआ था उनके म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान, जहां पर वो बहुत ही घटिया हमला था हमास का, जहां पर उन्होंने रेप किया था 2000 से ऊपर लोगों की, लगभग 2000 के आसपास लोगों की जानें चली गई थी। वहां पर अवन में बच्चों को जला दिया गया था। भाई ये राक्षस वाली हरकतें की थी उसने। 250 लोगों के आसपास अगवा कर लिया था इजराइल के लोगों को। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने पेला उन लोगों को, भूत बना दिया भाई, बहुत बुरी तरीके से पेला। तो वो तो खुंदक थी ईरान को, इजराइल को ईरान से, कि भाई तुम फंडिंग कर रहे हो, हमारे यहां हमला करवा रहे हो, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस कारण से देखो इजराइल तो छोड़ने से रहा। और ऊपर से इजराइल का जो एक सपना है ग्रेटर इजराइल का, वो तभी पूरा होगा ना जब ये मुस्लिम देश आपस में लड़के कमजोर होंगे। और वही कर रहा है यहां पर इजराइल, इतना हमला कर रहा है ईरान पे कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है? चलो भाई, जो आसपास जो हमारे देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज में, जो कि यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे हमला करो। तो ईरान क्या कर रहा है? उन देशों पे हमला कर रहा है। अब उन देशों पे हमला हो रहा है तो ये जितने भी खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई वगैरह हो गए, ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग पूरा अब गुस्सा गए ईरान पर और बोल रहा है कि अब हम अटैक कर देंगे, अब हम अटैक कर देंगे। तो हो सकता है कि ये लोग इस जंग में कूद पड़े। अब ये लोग जब इस जंग में कूदेंगे, ईरान के खिलाफ हमला करेंगे, तो ऑब्वियस बात है ईरान तो कमजोर होगा, ईरान तो खत्म होगा ही होगा। लेकिन ईरान इनको भी पूरी तरीके से बर्बाद करेगा, बहुत बर्बाद करेगा, बहुत मिसाइलें मारेगा, ड्रोन्स मारेगा बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं आप? तो आपस में लड़के ये लोग कमजोर हो जाएंगे। जब ये लोग कमजोर हो जाएंगे तो इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल का, वो तभी तो पूरा होगा ना जब तुम लोग कमजोर होगे। क्योंकि जब तुम लोग कमजोर हो गए तो इजराइल फिर तुमको पेलेगा और जो हिस्सा है वो हथियाते जाएगा, अपना जो एरिया है वो बढ़ाते जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मोटा मोटी पूरी प्लानिंग, और उसी प्लानिंग के तहत इजराइल जो है ये पूरा नैरेटिव सेट कर रहा है भाई साहब। और उसमें जो यूएस है वो पूरा साथ देने को मजबूर है, क्योंकि जो ट्रंप सरकार है, जो ट्रंप है ना भाई साहब, वो इजराइल पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो मुझे समझ में आ रही है। बाकी भाई साहब आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट करिए। और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए, वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए, भारत से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियोज डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।